एक क्वेश्चन था सीजीपीएससी मेंस का, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। आलोचनात्मक विवरण, ठीक है। ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ में जो सूबा शासन चला था, ठीक है, तो उस सूबा शासन का विवरण नहीं लिखना है। बहुत लोग यहीं पे गलती करते हैं, उस शासन का विवरण पूरा लिख देते हैं कि सूबा शासन इतना से इतना तक चला था, पहले सूबेदार ये थे, दूसरे सूबेदार ये थे, जैसे मतलब पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर थे, वो क्या क्या किए, इसके बाद दूसरे नंबर में आते हैं विट्ठल राव दिनकर, वो क्या क्या किए, ठीक है, इसके बाद भवानी कालू आए, फिर केशव गोविंद आए, इसको लिखना चालू कर देते हैं। मैं क्वेश्चन में क्या बोला कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था का आलोचनात्मक विवरण कीजिए, ठीक है। मतलब उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था, सूबा शासन जो पूरा चला था, ठीक है, उसका हम लोग को आलोचना करना है, उसका हम लोग को विरोध करना है। वो जो सूबा शासन जो चला था वह गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो ये पेपर है, इसमें मैं उसका आंसर कुछ लिख के रखा हूँ, आप लोग नोट करिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का नोट करिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का संस्थापक बैंकोजी भोसले थे, इसका आंसर, ठीक है। सूबा शासन का संस्थापक बैंकोजी भोसले थे। यह सूबा शासन 1787 से 1818 तक चला था, ठीक है, जब तक कि छत्तीसगढ़ का शासन ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं चला गया तब तक। क्या डेट बोला मैं, 1787 से 1818 तक सूबा शासन चला था, जब तक ब्रिटिश के हाथों में यह छत्तीसगढ़ नहीं चला गया, जिसकी खामियाजा छत्तीसगढ़ के जनताओं को भुगतना पड़ा। खामियाजा ऐसे लिखेगा, खामियाजा छत्तीसगढ़ के जनताओं को भुगतना पड़ा, ठीक है। बैंकोजी भोसले तो नागपुर के सत्ता संघर्ष में लिप्त थे। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान केवल 3 बार छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। उनका कार्यकाल भी यही था, लगभग 30 वर्ष थे। 30 वर्ष में केवल 3 बार, 31-30 वर्ष थे, उसमें केवल 3 बार छत्तीसगढ़ में आए थे। कहाँ? नागपुर में। एक बार बिल्कुल नए हैं उन लोग को मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रतनपुर में, यहाँ पर बिलासपुर जिला है, ठीक है। ये बिलासपुर जिला में यहाँ पर रतनपुर की बात हो रहा है, और ये नागपुर में क्या चल रहा था? भोसला वंश चल रहा था, मराठा वंश चल रहा था। और इन लोग, ये मराठा लोग क्या करते थे, यहाँ पर सूबा भेजते थे, एक व्यक्ति नियुक्त करके भेजते थे, वो यहाँ का शासन चलाता था। रतनपुर का कलचुरी वंश के बाद का काल का है, मराठा वंश का, ठीक है। तो यहाँ पे शासक कौन था? तो बैंकोजी था, बैंकोजी यहाँ पर शासक था, जो कि लगभग 30-31 वर्ष तक था। कब तक था? 1787 से 1818 तक था। और यह जो था वह 30-31 साल तक यहाँ का शासक था और सूबा भेजता था यहाँ पर, और यहाँ पर राज चलाता था। लेकिन केवल 1, 2 और 3 बार ही 30 साल में यहाँ पर को देखने आया, सोचिए, ठीक है। आगे नोट करिएगा। बैंकोजी छत्तीसगढ़ के शासन में व्यक्तिगत रुचि बिल्कुल नहीं था।
इसको ऐसे लिखेगा, बैंको जी को छत्तीसगढ़ शासन में, छत्तीसगढ़ का शासन में व्यक्तिगत रुचि बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, अब देखिए एक बात और समझ लीजिए कि इन लोग यहाँ को लूटते कैसे थे, क्यों लूटते थे यहाँ को, छत्तीसगढ़ एरिया को, दक्षिण कौशल एरिया को सूबा लोग क्यों लूटते थे, क्या कारण था, उसके बारे में नोट करिएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ कारण वारण कुछ नहीं लिखना है, बस लिखते जाइए, जैसे लिख रहे हैं आप लोग ना वैसे ही लिखते जाइए। सूबेदारों की नियुक्ति न ही स्थायी थी न ही वंशानुगत थी, इनकी नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा के आधार पर किया जाता था। ठीक है, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि असूल कर नागपुर भेजने का वादा करता था, उसी को छत्तीसगढ़ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। इसको नोट करिए और यहाँ समझिए। ठीक है, यहाँ का कोई भी व्यक्ति, वो कोई राजा हो या रंक हो या फकीर हो, कोई भी व्यक्ति हो यहाँ का, नागपुर का, वो बोलता था कि छत्तीसगढ़ का यहाँ पर मेरे को सूबेदार बना दो और यहाँ से मैं इतना राशि असूल कर दूंगा वार्षिक आपको नागपुर। तो जो व्यक्ति ज़्यादा राशि बोलता था उसी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता था। ठेकेदारी टाइप का था, वंशानुगत नहीं था और कोई स्थायी पद नहीं था। जैसे राजा लोग का वंशानुगत होता है, मतलब कि उसका पिताजी है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से इन लोग नियुक्त करके यहाँ पर भेजते थे। समझ गए? इस पद पर नियुक्त व्यक्ति की प्रतिभा एवं कार्यकुशलता की कोई विचार नहीं किया जाता था नियुक्ति से पहले। कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रतिभा, यहाँ पर जो नियुक्त होके गया है रतनपुर क्षेत्र में सूबा बन के, उनकी प्रतिभा और उनकी कार्यकुशलता को नहीं दिखा जाता था कि इसकी क्या योग्यता है, यह कार्य कर पाएगा कि नहीं, उसकी कार्यकुशलता क्या है ना, करने लायक है कि नहीं, सूबेदारी करने लायक है कि नहीं। बस वो बोला कि मैं इतना वार्षिक टैक्स दूंगा आपको तो आप सूबेदार बन जाओ, ऐसा जो सबसे ज़्यादा बोला उसी को नियुक्त कर दिया जाता था। आगे देखिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि सूबेदार जनहित की अपेक्षा न करके अपने व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से अधिकाधिक राशि असूल कर नागपुर भेजना चाहते थे। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के लिखा करिए आप लोग। ठीक, इसके बाद देखिए आगे लिखिएगा, सूबेदार वर्ष में एक बार निश्चित धनराशि पटाने के लिए जिम्मेदार होता था, इसलिए इसके आय व्यय के आंकड़ों की जांच की व्यवस्था नहीं की गई थी। यहाँ पर जो सूबा जो चल रहा, सूबा जो व्यक्ति होता था, वो व्यक्ति को एक वर्ष में केवल एक बार टैक्स यहाँ पर भेज देना होता था। जितना भी वो निर्धारित हुआ रहता था उसको यहाँ पर भेज दिया जाता था। इस कारण से यहाँ के जो राजा थे बैंको जी भोसले, वो यहाँ पर कोई भी जांच पड़ताल नहीं करता था कि तुम कितना टैक्स वसूली कर रहे हो, यहाँ का विकास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं बैंको जी भोसले को। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसको बस टैक्स चाहिए एक साल में एक बार। आगे बढ़ूं, ये सूबेदार अपने पद पर बने रहने की आकांक्षा से कम समय में अधिक से अधिक धनराशि अर्जित करने में लगे रहते थे। ठीक है, कम से कम समय में अधिक से अधिक धनराशि जुटाते थे और यहाँ पर भेजते थे। क्यों भेजना जरूरी है? क्योंकि पद पर बने रहना ना है भाई, जीना खाना है कि नहीं यहाँ पर राजा बन के, सूबेदार बन के, तो यहाँ तो टैक्स देना पड़ेगा। उसलिए जल्दी से जल्दी वसूली करो और वहाँ पर टैक्स भेजो, राजा खुश तो हम खुश, अर्थात सूबेदार खुश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जनहित कार्यों की उपेक्षा शोषण का पर्याय था सूबा शासन। ठीक है, 175 शब्द में इसको लिखना था। आगे लिखिएगा,
और जब तीसरे और अंतिम वायसराय बने अप्पा साहब, ये तो अत्यंत ही धन लोभी व्यक्ति थे। इन लोग से भी ज़्यादा धन का लोभ था इनको, ठीक है। अपने कार्यकाल में, नोट करिएगा, अपने कार्यकाल में अंतिम दोनों वायसराय नागपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु जोड़ तोड़ में व्यस्त रहे। पदस्थ सूबेदारों में अपने निजी स्वार्थ पूर्ति की स्वर परिमानना एवं कल्याणकारी और विकास की अपेक्षा करने हेतु अनेक धन संचय व सूबेदारी बचाव में लगे रहे, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि सूबा शासन अंततः अराजकता, अस्थिरता, अस्थिरता, अनिश्चितता का काल बन गया। एक बार और सुन लीजिए, इसका परिणाम यह हुआ कि सूबा शासन काल अंततः अराजकता, अस्थिरता, अनिश्चितता का काल बन गया। इस शासन काल का स्वरूप ही इस प्रकार था कि उससे जन कल्याण की अपेक्षा व्यर्थ थी। फलस्वरूप कृषि की दशा दयनीय हो गई, अनेक गांव वीरान हो गए, लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई, किंतु मराठा सूबेदार स्थिति और व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। इस काल में जमा धनराशि जो था, राजस्व जो था, वह बिंबाजी के काल से आधा हो चुका था। इससे पहले बिंबाजी शासक थे। बैंकोजी भोसले मैं यहाँ पर बोला तो बैंकोजी भोसले से पहले बिंबाजी थे। तो बिंबाजी जो धनराशि यहाँ पर इकट्ठा करके रखे थे छत्तीसगढ़ में, वो भी आधा हो चुका था। नागपुर दरबार में व्याप्त सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार का प्रभाव यहाँ भी पड़ा, जिससे सूबेदार व अनेक अधीनस्थ संपूर्ण काल में भ्रष्टाचार व शोषण के पर्याय बने रहे। सूबा शासन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान यूनानी यात्री फॉरेस्टर, ब्लंट, कोलब्रुक आदि की वृतांत आदि की वृतांत से भी यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ को धन के बदले में बेच दिया गया था। इस छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ को धन के बदले में इस छत्तीसगढ़ को मराठा लोग सूबेदारों के बीच में बेच दिया था। सूबेदार लोग को पैसा के बदौलत में बेच दिया था। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन था जिसको 175 शब्द में लिखना था। दोस्तों, इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।